नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में शहर शहर सरकारें तो बन गईं, लेकिन मिशन 2023 से पहले विधायकों की टेंशन बढ़ गई है। चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस ने दावे किए थे कि निकाय चुनाव के परिणाम ही मंत्री और विधायकों का भविष्य तय करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों दलों के कई दिग्गजों का ग्राफ इस चुनाव में गिरा है। कई जगह कांग्रेस के क्षेत्र में बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हुई, तो कुछ जगह पर कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा दी। लेकिन इन सबके बीच 16 नगर निगमों की 35 विधानसभा सीटों की जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उसमें 2 मंत्री और 2 पूर्व मंत्रियों का ग्राफ गिरा है। कांग्रेस को 1 सीट का फायदा हुआ है तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इससे साफ हो गया है कि कांग्रेस 1 सीट ही सही, लेकिन धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या दोनों दल अपने दावों पर अमल कर ऐसे दिग्गजों को विधानसभा चुनाव में घर बिठाएंगे जिन्होंने अपने ही क्षेत्र में लुटिया डुबो दी। अटेंशन में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव के बाद अब बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों की नजरें मिशन 2023 पर हैं। दोनों ही दलों के निकाय चुनाव में जीत के दावे कुछ भी हों, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले इन निकाय चुनाव की तस्वीर तो सबने देखी, मगर इन चुनाव से उन 35 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार हो गया है जो प्रदेश की 16 नगर निगमों के दायरे में आते हैं। 16 नगर निगमों की 35 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के कुल 34 विधायकों की साख दांव पर थी। इनके ऊपर अपना क्षेत्र जिताने का जिम्मा भी था। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में विधायकों का रिपोर्ट कार्ड कहता है कि 2 मंत्री और 2 पूर्व मंत्रियों का ग्राफ गिरा है। कांग्रेस को 1 सीट का फायदा हुआ तो बीजेपी को भी नुकसान नहीं हुआ है। कटनी और सिंगरौली में भले ही निर्दलीय और आम आदमी पार्टी का महापौर बना, लेकिन दोनों जगह बीजेपी के वोट कांग्रेस से ज्यादा हैं। यानी बीजेपी की कांग्रेस पर बढ़त तो बनी, मगर जीत छिटक गई। इस निकाय चुनाव की विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो कांग्रेस को 1 शहर सीट का फायदा तो है, लेकिन बीजेपी को नुकसान भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 सीट पर कांग्रेस को फायदा हुआ है, 1 जगह निर्दलीय विधायक है। 16 नगर निगम क्षेत्र में 35 विधानसभा सीटें हैं। वोटों के हिसाब से इसमें से बीजेपी को 20 और कांग्रेस को 15 सीटों पर बढ़त मिली है। भोपाल में 2 सीट पर ही कांग्रेस को बढ़त मिली। मंत्री सारंग ने अपने क्षेत्र से बड़ी लीड दिलाई। कृष्णा गौर, रामेश्वर शर्मा के क्षेत्र में भी पार्टी को बढ़त मिली, तो कांग्रेस विधायक आरिफ अकील का अपने क्षेत्र में दबदबा कायम रहा। लेकिन दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से पीसी शर्मा का ग्राफ गिर गया। मंत्री विश्वास सारंग और डॉक्टर मोहन यादव के क्षेत्र में बीजेपी को बढ़त मिली, लेकिन मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और भरत कुशवाहा के क्षेत्र में निराशा हाथ लगी। यहाँ भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिले। पूर्व मंत्री तरुण भनौत और लखन घनगोरिया के क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त मिली, लेकिन जीतू पटवारी और पीसी शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने बढ़त बनाई। सागर में भी बीजेपी ने दबदबा कायम रखा। मालवा निमाड़ में बीजेपी को फायदा मिला। इंदौर की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई। कांग्रेस को सिर्फ संजय शुक्ला के क्षेत्र में बढ़त मिली। मौजूदा स्थिति में यहाँ से 4 विधायक बीजेपी के और 2 विधायक कांग्रेस के हैं। मतलब इंदौर में कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान हुआ है। उज्जैन में बीजेपी ने महापौर अपना जिता लिया, लेकिन 1 सीट पर उसे नुकसान हुआ है। हालांकि रतलाम सीट पर बीजेपी की बढ़त बरकरार है। खंडवा निमाड़ में भी बीजेपी का दबदबा कायम है, मगर ग्वालियर चंबल में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। ग्वालियर में कांग्रेस ने अपना महापौर बनाया है। ग्वालियर में बीजेपी का 4 विधानसभा क्षेत्र में ग्राफ गिरा है। इन 4 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। इसी तरह मुरैना में बीजेपी दोनों विधानसभा सीटों पर बढ़त नहीं ले पाई। महाकौशल में कांग्रेस का जलवा बरकरार रहा। यहाँ नगरीय क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस महापौर बनाने में कामयाब रही। विंध्य में भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। राजेंद्र शुक्ला के क्षेत्र में बीजेपी बढ़त नहीं बना पाई। इसी तरह सिंगरौली में भले ही बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले, लेकिन महापौर की कुर्सी आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई। आइए अब विधायक के इस रिपोर्ट कार्ड पर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, ये जान लेते हैं।
भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड तो अपना संगठन अपना काम करता है, अपनी मेहनत के बल पे रिपोर्ट कार्ड नहीं तो और क्या है ये। इतनी प्रचंड बहुमत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इतने सालों से राजनीतिक क्षेत्र में हूं, लेकिन इतने नीचे तक चुनाव पहली बार हम जीत करके आए। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ऐतिहासिक सफलता और सरकार की नीतियों के प्रति जनता का विश्वास। क्यों नहीं, काम करने वाले कौन है? मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक, मंत्री, सभी हमारे कार्यकर्ता हैं। हम सब कार्यकर्ता ही हैं, हम कोई अलग थोड़ी है, सब कार्यकर्ता हैं। और मैंने कहा कि सामूहिकता के आधार पर इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के भूमिका निभाई, ये उसी की ताकत और उसी का परिणाम है कि आज ऐतिहासिक बहुमत जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। देखिए, जहाँ जहाँ पर पुलिस, पैसा और प्रशासन का इस्तेमाल किया है, वहाँ वहाँ पर भाजपा जीती है, और जहाँ जहाँ पर जनता की चली है, वहाँ वहाँ पर कांग्रेस जीती है। ये सीधा सा उदाहरण है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खींचतान करके, लूट करके, वोट डलवाकर इन चुनावों को जीतने का प्रयास कर रही है, परंतु जनता सब देख रही है। मतलब साफ है कि मिशन 2023 से पहले 16 नगर निगमों के दायरे में आने वाली 35 सीटों पर विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गया है। रिपोर्ट में बीजेपी को बढ़त मिली है तो कांग्रेस को भी थोड़ा फायदा हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि जिन क्षेत्रों में विधायक और मंत्रियों का ग्राफ गिरा, क्या उन पर पार्टियां कार्रवाई करेंगी? क्या विधानसभा चुनाव में ये दिग्गज टिकट से वंचित रहेंगे? इन सवालों का जवाब आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और सुरेश शर्मा जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। हम देखते हैं कि हांडी से एक चावल लेते हैं और अनुमान लगा लेते हैं कि पूरे चावल पके हैं कि नहीं। यदि हम 16 नगर निगम की तस्वीरों का या रिपोर्ट कार्ड देखें तो तस्वीर वैसी निकल कर सामने आ रही है जैसे 2018 में थी। 2023 में भी ऐसी तस्वीर बनेगी। एक तो क्या आपको लगता है, वैसे आप कह सकते हैं कि विधानसभा में अलग मुद्दे होते हैं, माहौल अलग होता है, चेहरा होता है, लेकिन अभी हम एक मान लें इसको उदाहरण, तो तस्वीर वैसी बन रही है 2023 में। और दूसरा, जो दोनों दलों ने कहा था कि ये बाकायदा तय करेंगे नेताओं का भविष्य, तो जो बड़े नेताओं का ग्राफ गिरा है या उनके क्षेत्र में हारे हैं, तो क्या उनका टिकट कट जाएगा या काट पाएंगे? ठीक है, टिकट काटना और नहीं काटना राजनीतिक पार्टियों के हाथ में रहता है, पत्रकारों के हाथ में नहीं रहता। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमें ये अच्छे से मालूम है कि जब आपने कांग्रेस पार्टी ने 3 विधायक चुनाव महापौर के लिए लड़ाए थे, तीनों के तीनों हार गए। तो विधायकों के प्रति जनता में कितना विश्वास है और कितना अविश्वास है, ये बातें अच्छे से समझ में आ सकती है। या ये कहा जा सकता है कि जो विधायक चुनाव लड़ा है वो अपने क्षेत्र में तो बढ़त बना गया, क्योंकि उसने अपने क्षेत्र में हो सकता है संपर्क बढ़ाया, लेकिन बाकी क्षेत्रों में वो चुनाव हार गया। तो ये जो दाव लगाने वाला खेल था, उसने विधायकों के प्रति विश्वसनीयता का एक मापदंड हम सबको दिया है, जिसको हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें ये साथ में ध्यान रखना पड़ेगा कि महापौर की जीत हार से पार्षदों के जीत हार का विश्लेषण भी साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उसी क्षेत्र से जीत करके आए हैं। जैसा मैं आपके चैनल पर पहले भी कह चुका हूं कि 511 पार्षद भाजपा के होते थे, अभी वो 499 हैं। तो कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ग्राफ गिरा है ऐसा मुझे उसमें नहीं लगता, क्योंकि पार्षद जीत के आए। ये हो सकता है कि एक जगह कम हो गए हैं पार्षद किसी शहर में, तो दूसरे शहर में संख्या जो है 3 की जगह 4 हो गई है, मतलब थोड़ा बढ़ गया हो। तो इसलिए ये तो आकलन हम सब लोगों के सामने है, लेकिन आपको विधानसभा के लिए ध्यान देते वक्त इन बातों का देखना पड़ेगा कि पंचायतों में, जनपद पंचायतों में और जिला पंचायतों में क्या पोजीशन रही है। वो ये साफ करता है कि भारतीय जनता पार्टी का शहरी क्षेत्रों में यदि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों में उसका विस्तार हुआ है। इसके कारण को भी ब्रजेश जी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्र की पार्टी मानी जाती है। आज जीएसटी को जिस प्रकार से सर्वव्यापी कर दिया गया है, यानी कि दाल चावल सब्जी रोटी तक भी जीएसटी लगा दी, दूध दही छाछ मठे पर भी लगा दी, इसका एक बड़ा शहरी क्षेत्रों में नुकसान हुआ है।
और ये आने वाले समय में इस नुकसान को हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, ब्रजेश जी, मैं शायद इससे कठोर नहीं बोल सकता, जी कोई भी सरकार सबसे निकम्मी सरकार मानी जाती है जो खाने पीने की चीजों पर भी टैक्स वसूले और अपना खजाना भरने की कोशिश करे। वो सर्वाधिक निकम्मी सरकार होती है। इसलिए ये जो वर्तमान में जीएसटी प्रणाली है, जीएसटी प्रणाली के अंदर जो भी जीएसटी काउंसिल के माध्यम से टैक्सेशन का मामला करते हैं, वो निकम्मी सरकारों के प्रतीक हैं, वो जिन्होंने दही पर, रोटी पर, सब्जी पर, दाल पर, चावल पर, सब पर टैक्स लगा दिया। पहले खाद्य पदार्थों पर और कपड़े पर इन पर टैक्स नहीं हुआ करता था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूख है और उस भूख को, उस क्षुधा को शांत करने के लिए न जाने क्या क्या हो रहा है। मैं समझता हूं कि इतना 2 या 3 बार रिपीट कर देना पर्याप्त है और इसको समझ लेना चाहिए इशारे के रूप में, इसलिए शहर आ रहे हैं। लेकिन सरकारों की ओर से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें, उन्होंने ग्रामीण अंचलों के लिए विभिन्न योजनाएं दी और उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ब्रजेश जी, वो शहरी क्षेत्रों में बड़ी तेजी से, क्योंकि 70 बरस तक हमने शहरी क्षेत्रों में ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। बिल्कुल, ये पहला अवसर है लंबे समय बाद, मैं कह सकता हूं, और भी सरकारों ने काम किया होगा, मैं बिल्कुल किसी की आलोचना नहीं करता। और अब जो सरकारों ने ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया है और कोरोना के बाद कम से कम जब लोगों को ये मालूम चल गया कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो ग्रामीण अंचलों में रोजगार के संसाधन बढ़ाने के लिए काफी व्यवस्थाएं की हैं, जिसके कारण ग्रामीण अंचलों में उसका सीधा असर दिखाई दिया है। ये समझने वाली बात है। अगली बात मैं पहले ही दौर में ये कहना चाहता हूं, जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप के बारे में आज हमको निश्चित रूप से बात करना पड़ेगी। शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा एक तरफ और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी एक तरफ। राजनीति में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो या आप और हम सब लोग हों, कोई भी बूढ़े घोड़े पर दाव नहीं लगाता, क्योंकि आपको लंबे समय की पॉलिटिक्स करना है। कांग्रेस का व्यक्ति यदि युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाएगा ब्रजेश जी, तो उनके साथ राजनीतिक दाव लगाने के लिए अनेकों लोग सामने आ जाएंगे। आज कमलनाथ जी के साथ दाव लगाने वाले कम लोग इसलिए हो जाएंगे क्योंकि उनकी राजनीतिक जीवन कितने साल मानोगे आप, दिग्विजय सिंह जी का राजनीतिक जीवन कितने साल मानोगे, लेकिन आप जो है अरुण यादव जी का, जीतू पटवारी जी का और अन्य जो युवा लॉबी कांग्रेस में काम कर रही है, उमंग सिद्धार्थ जी का आदिवासी क्षेत्र में बड़ा नाम है, इन सब के लिए यदि मान लो उन काम करने के लिए मौका मिलता है, तो इनके साथ राजनीतिक दाव लगाने के लिए जनता लंबे समय तक रहेगी। तो यही भाजपा को इस बेनिफिट मिलता है उसके युवा नेतृत्व का। और एक ये लगता है कि अच्छा, शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में मैं केवल एक टिप्पणी करूंगा। नेचुरली उनके आसपास के लोगों में कुछ कमियां आ गई होंगी, उनकी आंखों में चर्बी चढ़ गई होगी, एक अलग विषय है, लेकिन उनका जनता के प्रति समर्पण और जनता के बीच में उनकी निरंतरता, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। दिग्विजय सिंह जी जरूर जनता के बीच में निरंतरता वाले व्यक्ति हैं, कमलनाथ जी जनता के बीच में निरंतरता वाले व्यक्ति नहीं है। इसलिए इन चुनाव परिणामों का जो विश्लेषण है वो मुझे कहीं भी नहीं लगता कि 2018 जैसी परिस्थिति बनने वाली है, बिल्कुल नहीं बनने वाली, क्योंकि कमलनाथ जी का उस समय एक जादू चल गया था और वो जादू था किसानों को कर्ज माफी का मामला। किसानों ने सोचा कि शिवराज जी से बहुत ले लिया है, एक बार कमलनाथ जी को देख लेता हूं मैं, और मुझे लगता है उस सारे मामले में कोई सकारात्मक अवधारणा नहीं बनी है। ये दावा किया जा सकता है कि हमने इतना कर्जा तो उतार दिया, वो कर दिया, लेकिन जो अवधारणा बनना चाहिए वो अवधारणा ये बनी है कि कमलनाथ जी कर्जा माफ नहीं कर पाए। ठीक, खिलावन जी, दो चीजें हैं, एक तो चेहरे की बात है, दूसरा चेहरे की हम तुलना करें, युवा नेतृत्व की तुलना करें तो हमको बीजेपी प्लस दिखती है। यदि उसका शहरों में नुकसान हो रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र से वो कवर कर रही है उसकी योजनाओं की वजह। लेकिन दूसरी बात भी जो शर्मा जी ने कही है, एक जीएसटी है, एक महंगाई है, एक बेरोजगारी, ये भी जनता को परेशान कर रही है। तो इसकी वजह से जो परिणाम आ रहे हैं हम उसकी तुलना बराबर में कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो नुकसान होगा वो इन वजह से होगा, बेरोजगारी, जीएसटी से, और यदि कांग्रेस थोड़ी मेहनत करे, नया नेतृत्व दे, तो उसका पलड़ा भारी हो सकता है? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है जीएसटी और महंगाई ये दोनों मुद्दे यदि चुनाव को प्रभावित करते तो मुझे लगता है कि आमूलचूल परिवर्तन होता, क्योंकि एक साथ थोक में जो है सरकार के विरोध में वोट डालते थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की बात नहीं। हाँ, मैं सुरेश जी से सहमत हूँ कि शहरी क्षेत्रों में जो भाजपा का दबदबा रहता था उसमें कमी आई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो भाजपा कमजोर रहती थी, अब जो है जो पंचायत चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए हैं सदस्यों या उनके समर्थक जिस तरह से, तो मुझे लगता है वास्तव में वहाँ भाजपा का जनाधार पहले से बेहतर हुआ। उसका कारण क्या है ये मैं नहीं मांग
समझ सकता। सुरेश जी कह रहे हैं, सुरेश जी से मैं असहमत भी हो सकता हूँ, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ कारण ऐसे हैं जिसके जिसके कारण भाजपा का वोट प्रतिशत वहाँ बढ़ा है, वोट शेयर बढ़ा है। तो कुल मिला के इससे जो जो भरपाई हुई है, जो कमी शहरी क्षेत्रों में थी, उसकी भरपाई ग्रामीण क्षेत्रों में हो गई। दूसरी बात, आज का जो विषय है आपका, उस विषय पे ही आना चाहूंगा मैं। मुझे लगता है हम अभी जो है जिला पंचायत के चुनाव में को देखने के अतिरिक्त, अभी जिला पंचायत के चुनाव आज तो हो गए, जनपद के कल तक हो चुके थे, तो वहाँ जो परिणाम 41 आए पे हैं जीत उसकी गई है समीक्षा बीजेपी ने, दावा किया है बीडी शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 41 पे जीत गए, 9 पे कांग्रेस। की भी समीक्षा करनी चाहिए राजनीतिक दलों को। साथ ही साथ अभी नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव बाकी है, वहां किस तरह का ऊँट किस करवट बैठती है, इस बात की भी को भी देखना चाहिए। उसके बाद ही मुझे लगता है कि सम्यक रूप से विधायकों के परफॉर्मेंस के बारे में कोई राय बन पाएगी। लेकिन हाँ, हम आप और सुरेश जी अभी लगातार हम कहते रहे हैं कि ये जो चुनाव है, अभी स्थानीय निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव जो है, वो आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ, आज भी मेरी राय उसी पर कायम है कि ये सेमीफाइनल है निश्चित रूप से। और इस सेमीफाइनल में न सिर्फ विधायकों के परफॉर्मेंस दोनों ही तो दलों के, खिलावन जी, जब हम इसको बल्कि सेमीफाइनल मान रहे हैं, तो फिर तो जो हार रहे हैं उनके पास 1 साल का समय है, 1.25 साल का समय है, या तो वो दुरुस्त कर लें अपने विधानसभा क्षेत्र को, या फिर पार्टी को उनका टिकट काट देना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। अभी पर्याप्त समय है, 1.25 साल का समय है। और 1.25 साल में न सिर्फ यदि भाजपा को लगेगी, सरकार को लगेगी, भाजपा की सरकार को कि हमारी ये योजना जो है वो जन कल्याण प्रभावी नहीं बन पाई है, तो हो सकता है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करे या आंशिक परिवर्तन करे। इसी तरह से कांग्रेस ने जो रणनीति अपनाई थी अभी, या कांग्रेस का जिस तरह से हम पूरे सम्यक रूप से देखते हैं, तो संगठन जो है न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, सब जगह संगठन के नाम पे कांग्रेस के पास बहुत मजबूत स्थिति नहीं है, तो उसको दुरुस्त करेगी, हो सकता है। अब हम जहां तक विधायकों के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो 1.25 साल 1 साल का समय बहुत बेहतर, बहुत ज्यादा होता है। और जो कमजोरी है उनमें, और यदि सुधार कर ले, तो मुझे लगता है उनके दलों के नेता जो है इस बात को स्वीकार करेंगे और आने वाले समय में और अवसर मिल सकता है। लेकिन हाँ, तो संकेत स्थानीय निकाय चुनाव में शहरी क्षेत्रों में मिले हैं, उससे कई विधायकों के और कई मंत्रियों के, कुछ पूर्व मंत्रियों के निश्चित तौर पे जो है वो उसके परफॉर्मेंस पर बड़ा सवाल उठाया जा सकता है। वहां चूंकि उनके ठीक। पूरे प्रयास के तो बावजूद शर्मा जी, यदि हम उनके इसको रिपोर्ट कार्ड मान लें, तो हमें बिंद से भी एक खतरे की घंटी सुनाई दे रही है कि राजेंद्र शुक्ल खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में 10,000 वोटों से कम से वहाँ पे हार जाता है उनका महापौर प्रत्याशी। जीतू पटवारी, यदि आप कह रहे हैं युवाओं को आगे लाना चाहिए कांग्रेस को, तो जीतू पटवारी अपने क्षेत्र में खुद अपना ग्राफ नहीं बढ़ा पाए, माइनस में रहे। तो इसको कैसे देखते हैं आप? 2 मंत्री हैं, भारत सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर। तो बीजेपी ने जो 2018 में गलती की थी, जो उसको पता था कि कौन कौन उसके मंत्री हारने वाले हैं, उनके टिकट नहीं काटे थे, तो आपको लगता है कि दोबारा भी वो गलती करेगी, या अभी ये सुधार हो सकता है? देखिए ब्रजेश जी, दोबारा गलती करेगी नहीं, दोबारा गलती उन्होंने महापौर की टिकट देने में की है जी। मैं आपके चैनल पे कह चुका हूं, आपकी मेरी चर्चा में हुआ है। जब आपको ये मालूम है कि आपके द्वारा माई का लाल कहे जाने से आपकी 15 सीटें डिफरेंस पे चली गई, आप बड़ी मुश्किल से कवर करके कांग्रेस से 5 सीट पीछे रहे, और मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश को हंग असेंबली देखना पड़ी। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आपने जो ओबीसी आरक्षण वाला मामला था, इसका प्रयोग सिंगरौली में करने की क्या जरूरत है? जब आपको मालूम है कि विंध्य क्षेत्र ब्राह्मणवादी पॉलिटिक्स करता है, यानी स्वर्ण पॉलिटिक्स करता है, पूरा का पूरा विंध्य क्षेत्र जो है, तो आपको वहां विंध्य क्षेत्र में, जहां ये माना जाता है कि सिंगरौली भी उसका एक हिस्सा, सीधी जिले का हिस्सा था पहले, सिंगरौली बाद में तो हटाया ना, तो आपको वहां जो है ओबीसी कैंडिडेट देने की जरूरत क्या थी? ये मुझे लगता है कि भाजपा के अति आत्मविश्वास के कारण हुई गलती थी, जिसका परिणाम ये निकला कि वो सीधी हार गए जिला, सिंगरौली जिला हार गए, और आपका जो है कटनी तक, और जब आपका जो है रीवा तक उसका प्रभाव पड़ा। आपने सतना में थोड़ी बहुत मेहनत करके बचा लिया, अदरवाइज जो है आपको पूरे क्षेत्र में आपको बड़ा लॉस हुआ है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने जब चयन करने की बात आई थी,
तो आपने कटनी में क्यों टिकट नहीं दी, जो तुम 12-14 बार मांगने आई थी? आपने सूरी मैडम को टिकट नहीं दी। वो समाज सेवी परिवार है, सबकी जानकारी में था, लेकिन चूंकि आप धनाढ़ लोगों पर भरोसा करके और ये अंदाज लगा लिया कि संजय पाठक जी जिसको कहेंगे वो जीत जाएगा, तो ये जो आपके समझ का फेर था, यानी कि अति आत्मविश्वास था, आपको ये भरोसा था कि सुंदरलाल पटवा स्टाइल में कुत्ते की पूंछ पर बी फार्म बांधूंगा और एमएलए की वो महापौर की या पार्षद की जो है वो प्रमाण पत्र लेकर के आ जाएगा। ये गलत फहमी को जनता ने तोड़ा है, इसलिए जो है वह विंध्य क्षेत्र में हारे हैं। एक अगली बात मैं कहना चाहता हूं, आपने 15 साल की बीजेपी की पॉलिटिक्स को देखिए। आप 15 साल में आपने क्या किया? आपको अध्यक्ष बनाना था, कहां से ढूंढ के लाते थे? बड़ी मुश्किल से महाकौशल लाते थे। अदरवाइज आपने पूरे के पूरे पद, पूरे के पूरे राज्यसभा, पूरे के पूरे मंत्री, ये सारे के सारे आपने चंबल और ग्वालियर की तरफ आपने पूरा झुकाव डाल दिया, क्योंकि आप सिंधिया को लाना चाहते थे, सिंधिया को हराना चाहते थे, लाना नहीं हराना चाहते। आपने विधानसभा चुनाव में सिंधिया को हरा नहीं पाए, सिंधिया आज आपके साथ आ गए। नरेंद्र सिंह तोमर जी और सिंधिया के बीच में तालमेल नहीं बन पाया। सबको मालूम है कि इन दोनों के बीच में समन्वय नहीं बनवाया, जिसका कारण ये निकला कि सुहाव से उपड़ा साफ हो गया। मुरैना नरेंद्र सिंह जी की लोकसभा सीट है, नरेंद्र सिंह जी वहां विधायक पार्षद नहीं बना पाए, पहले विधानसभा के उपचुनाव नहीं जीता पाए, उसके बाद जो है उन्होंने मजबूत होना था, वहां मजबूत तो हुए नहीं, बिंद और महाकौशल में और नुकसान उठा लिया। हाँ, उसके कारण, क्योंकि महाकौशल और विंध्य में आपको ये प्रभाव गया कि आपका पूरा पूरा ध्यान तो जो है ग्वालियर चंबल में है। अब ग्वालियर चंबल आपका ताकतवर होना चाहिए था। सिंधिया जी के आने के बाद सिंधिया जी तो मुझे लगता है कि आने से 1 + 1 = 11 होने की बजाय 1 + 1 = 2 भी नहीं हो पाया। बड़ा नुकसान हुआ है। ये राजनीतिक रूप से समझने वाली बात थी, और उसका कारण क्या है मैं बताता हूं ब्रजेश जी। कोई पत्रकार ऐसी समीक्षा नहीं कर सकता, मैं दावा कर रहा हूं, क्योंकि सबको अपने उसका वो चिंता रहती है। मैं ये कह रहा हूं कि विंध्य क्षेत्र में ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में सिंधिया जी के प्रति अत्यधिक झुकना, जिसको कहते हैं ना कारपेट बिछाना, बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो गया। मैंने आपके चैनल पर ये कहा था कि जो अब इनको जो है मंत्रिमंडल में बदलाव करके सिंधिया के लोग जो भाजपा के हो चुके हैं अब उनको मुक्त करना चाहिए। मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जो है खिलावन भाई हमें जानते हैं अच्छे तरीके से कि हम लोगों का मध्य प्रदेश में नेटवर्क कितना जबरदस्त है। हम ये मान करके चलते हैं कि यदि सिंधिया जी के लोगों के इन्हीं मंत्रिमंडल के साथ आप मंत्रिमंडल में गए तो 18 दोहराने जैसी नहीं, 18 से गंभीर स्थिति बन सकती है, क्योंकि लोग इनको पसंद ही नहीं कर रहे। इनके काम करने का परफॉर्मेंस जो भाजपा पैटर्न है वो ये नहीं अपना पाए, ये वही कांग्रेस पैटर्न में काम कर रहे हैं। आज वही सब चीजें हो रही, तो आप बिल्कुल मान के चलिए ब्रजेश जी, जब तक ये इसलिए लेकिन आप वो तो अभी भी प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं, चाहे बीडी शर्मा को आपने सुना हो, चाहे वो तो यदि अभी भी हम अति आत्ममुग्ध बोले हैं तो क्या आपको लगता है कि ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे? भाई कमलनाथ जी भी तो कह रहे हैं कि हमें जो है बहुत जबरदस्त जीत मिली। अब आप इसी को जबरदस्त मान करके संतुष्ट होना चाहते हैं और आप जो है इस चीज को प्रचंड जीत कह रहे हैं, तो ये आपके भाई राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक पार्टी में कौन कहता है कि मैं कमजोर हो गया और मेरी कोई वैल्यू नहीं बची, मुझे कोई पूछता नहीं। तो दावे तो दोनों के अपने अपने हैं, लेकिन शर्मा जी माफी चाहता हूं, समय नहीं है इसलिए आपको बीच में टोक रहा हूं। आप दोनों मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात तो सही है कि घंटी तो बज गई है, ये खतरे की घंटी अब राजनीतिक दल बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के कान में कितनी गूंज रही है, कितनी सुनाई दे रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उन्हें अति आत्मविश्वास से बचना होगा और जो चयन प्रक्रिया है उसको पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना होगा, तब कहीं जाकर उनका जो लक्ष्य है 2023 का वो पूरा कर पाएंगे। नहीं तो आज का रिपोर्ट कार्ड देखें, 16 नगर निगम का रिपोर्ट कार्ड देखें तो तस्वीर 2018 जैसी ही दिख रही है या उससे बेकार भी हो सकती है। अब इस घंटी से राजनीतिक दल क्या सबक लेंगे और क्या सुधार करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।